दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करूंगा और वो है मणिपुर का मुद्दा। जिस तरह से वहां पे आगजनी हो रही है और जिस तरह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल दिखती जाती है, निश्चित रूप से ये एक चिंता की बात है। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार और भारत की जो सशस्त्र सेनाएं हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, वो पूरी तरह से सिचुएशन को काबू में कर रही होगी, तो उस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल इस बात का है कि मणिपुर जैसी घटनाएं, क्या ये आइसोलेशन में है? क्या ये ओवरनाइट हुई है मणिपुर की घटना, या इसका भी एक लंबा इतिहास है? और हमारा संविधान क्या कहता है, आज की परिस्थितियां कहती हैं, जिसको हमें समझना होगा। इसीलिए शुरुआत हम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत सारे तथ्य आपके सामने रखने वाला हूं। और वो इसलिए रखने वाला हूं क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जो वहां पे डेवलपमेंट्स हो रहा है, उसके पीछे 100 साल पुराना इतिहास है। वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ और आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनती है और उसको हम कैसे समाधान की तरफ ले जा सकते हैं, इस पे आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किन मुद्दों को लेके जो मणिपुर का विवाद है वो काफी बढ़ गया। कुछ उसमें कंट्रोवर्शियल है और कुछ जमीनी हकीकत भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। दोस्तों, जिन मुद्दों को लेके मणिपुर में आज जो अराजकता फैली हुई है, जिसको हम ये कह सकते हैं अनरेस्ट है या मणिपुर क्राइसिस है, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बात हमें समझनी होगी कि मणिपुर जो है वो एक बॉर्डर स्टेट है। जब बॉर्डर स्टेट होता है तो हमने देखा, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो कश्मीर हो, किस तरह से बॉर्डर स्टेट में बाहरी शक्तियां भी अपना रोल प्ले करती हैं। और जहां तक बात है मणिपुर की, जब म्यांमार में जो वहां का बॉर्डर स्टेट के साथ जो लगते हुए विदेशी सीमा जो लगती है, वो म्यांमार की लगती है। और हमें पता है कि म्यांमार में अक्सर मार्शल लॉ रहा है, अनरेस्ट रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही है, और वहां पे भी अलग अलग लोगों पे अत्याचार हुए हैं। और जब वहां अत्याचार होते हैं तो लोगों को निश्चित रूप से ये एक उम्मीद होती है कि हम किसी ऐसे देश में जाएं जो सुरक्षित स्थिति को हमारे लिए अनुकूल बना सके। और जब बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर ओपन है, बहुत ज्यादा रफ टेरेन है, आसानी से आप चीजों को देख नहीं सकते, काबू नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से वहां जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बढ़ जाता है, जैसा हमने कश्मीर में भी देखा। मेरा नॉर्थ ईस्ट में काफी आना जाना रहा है। करीब 5000 किलोमीटर मैं नॉर्थ ईस्ट में बाई रोड ट्रेवल किए हूँ। इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो इतनी आसान नहीं है जिस तरह से हम राजस्थान में या पंजाब में या गुजरात बॉर्डर्स को हम मैनेज कर सकते हो। बहुत मुश्किल है, अनइवन है, पहाड़ी एरिया है, इसीलिए, और जंगल भी है। इन सब बातों को अगर हम ध्यान में देखें तो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन रोकना इतना आसान नहीं है। पहला मुद्दा तो हमें ध्यान में रखना होगा कि जो बाहर की ताकतें हैं वो भी अपना एक रोल प्ले करती हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसको लेके ये एकदम आगजनी शुरू हुई, वो था वहां पे जो मेती कम्युनिटी है। उन्होंने ये जब हाईकोर्ट में याचिका डाली कि हमें एसटी कम्युनिटी में शामिल किया जाए, और हाई कोर्ट ने यह कहा कि हाँ, इनका हक बनता है, इनको रिकमेंड किया जाए कि ये स्टेट की एसटी जो कम्युनिटी है उसमें आए। उसके बाद जो बाकी समुदाय थे उनको लगा कि शायद उनका हक मारा जाएगा, और वो आग बबूला हुए, या मैं कहूँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल किया, जिसके कारण हमने देखा कि बहुत सारे स्कूलों में, मंदिरों में, चर्चेज में आग लगाने की भी कोशिश की गई और कई जगह लगाई भी गई। अब सवाल यह है दोस्तों कि इस पे एक थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि एसटी का मुद्दा सिर्फ मणिपुर नहीं, थोड़े समय पहले आपने जाट आंदोलन देखा था,
उससे पहले आपने किसी और राज्यों में देखा था, महाराष्ट्र में देखा था मराठाओं को लेके। हर जगह अलग अलग लेवल पे ये डिमांड चलती रही है लोकल कम्युनिटी के द्वारा कि हमको आप एसटी में शामिल कर लें। अब ये एसटी में शामिल करने का क्राइटेरिया क्या है और क्यों लोग एसटी में जाना चाहते हैं, इसकी थोड़ी विस्तार से चर्चा हम आने वाले कुछ मिनटों में करेंगे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज ये रही कि बहुत सारे जो ट्राइबल हैं मणिपुर में, जैसा मैंने पहले कहा कि वहां पे करीब 90% आप ये समझिए कि जंगल का इलाका है। अगर आप सिर्फ शहर जो उनकी राजधानी है इम्फाल, उसको अगर आप छोड़ दें तो वर्चुअली पूरा रूरल एरिया है या फॉरेस्ट एरिया। अब जो लोग गांव में रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनकी रोजी रोटी का साधन तो फॉरेस्ट ही होगा या गांव ही होगा या खेती होगी। लेकिन अगर खेती नहीं है वहां पे, अगर बाजार नहीं है, और अगर वो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं और फॉरेस्ट में कल्टीवेशन करते हैं या जो भी वहाँ एक्टिविटीज करते हैं, अगर आप उनको वहां से बेदखल करेंगे क्योंकि आपने उसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो उन लोगों के लिए भी लाइवलीहुड का इशू बन जाता है। उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फॉरेस्ट राइट्स हैं, वो ट्राइबल्स के जो राइट है, जब आप किसी भी फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देते हैं तो उनको अपने राइट्स छोड़ने पड़ते हैं। और जिन लोगों के राइट्स जाएंगे वो निश्चित रूप से बेचैन होंगे, परेशान होंगे और वो उपद्रव करेंगे, जैसा वहां पे हमने देखा। बहुत सारी जगह पे ये भी आया है कि जो फॉरेस्ट में कल्टीवेशन के नाम पे वहां पे अफीम की खेती हो रही है। और जब अफीम की खेती की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार है और भारत सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से अफीम की जो वहाँ खेती हो रही है उस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एक नारकोटिक्स है। और अगर इसका नशे का सेवन देश में बढ़ता है और वहां से सप्लाई मणिपुर से आती है या भारत के मणिपुर क्षेत्र से दुनिया में कहीं भी जाती है, तो ये भारत के लिए चिंता की बात है। तो पॉपी कल्टीवेशन, अफीम की खेती को कंट्रोल करना भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है। और अगर वो उसको कंट्रोल करते हैं तो लोगों को ऐतराज क्यों है, इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करें। फिर हमने देखा कुछ समय पहले चर्चेस को लेके यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी एक आया कि मणिपुर के अंदर खासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी और चर्चेस को बचाया जाए। दोस्तों, दुख इस बात का होता है कि जब किसी भी तरह के दंगे में किसी खास जाति या धर्म को लेके अगर कोई स्टेटमेंट आता है, इससे नफरत बढ़ती है, घटती नहीं। यूरोपियन यूनियन अपने आप को पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट का चैंपियन बोलता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मणिपुर में हर व्यक्ति का ह्यूमन राइट्स बचाया जाए। उनका ज्यादातर फोकस रहा चर्चेस को लेकर। इससे ये लगा कि शायद कुछ लोग हैं जो चर्चेस का साथ दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और वहां पे सिचुएशन कंट्रोल होने की जगह और ज्यादा ज्वलनशील होने की कगार पे आई। तो इसीलिए जितनी भी विदेशी ताकतें हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो भारत की सामाजिक स्थितियों को नहीं जानते, जमीनी हकीकत को नहीं जानते, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक स्टेटमेंट देना जिससे हालात और बिगड़े, ये उनको शोभा नहीं देता। इस बात पे हमें ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों, जो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है उस पे हम चर्चा करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेथी कम्युनिटी ने कहा कि साहब हमें एसटी के कैटेगरी में रखा जाए। अब सवाल ये है दोस्तों कि एसटी की कैटेगरी क्या है और क्यों है। भारत के संविधान के अंदर अगर मैं ये कहूं, अगर आप भारत का संविधान देखते हैं तो संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि एक पार्ट 16 नंबर जो भाग है भारत के संविधान का, उसमें स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस ये किया गया है, जिससे उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं जो हर इंसान को नहीं मिलते। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये कब हुआ था। ये क्लासिफिकेशन हुआ था 1931 में, अंग्रेजों के द्वारा किया गया क्लासिफिकेशन था। आजादी के बाद भी जब संविधान बना, अनफॉर्चुनेटली संविधान निर्माताओं ने 2 चीजों को नजरअंदाज किया।
एक तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम टाइमिंग के लिए 1931 का क्लासिफिकेशन ले रहे हैं, और दूसरा उन्होंने क्राइटेरिया नहीं बताया कि किस बेस पे आप एसटी क्लासिफिकेशन करेंगे। हम कुछ भी बोले संविधान के बारे में, लेकिन ये जो कमियां रह गई हैं संविधान में आज तक, ये हमारे लिए जंजाल बन गया। मैं ये नहीं कह रहा कि एसटी की क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए, जो नीडी हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन नीडी कौन होगा, इसका क्राइटेरिया क्या है, इस पे संविधान खामोश है। लेकिन आजादी के बाद कुछ मानदंड तय किए गए। उदाहरण के लिए एसटी उनको कहेंगे जो बिल्कुल आदिवासी हैं, जैसे हमने देखा अंडमान में, वहां पे कुछ ट्राइब्स हैं जिनका दुनियादारी से कोई वास्ता नहीं है, बिल्कुल अभी भी प्रिमिटिव स्टेट में रह रहे हैं, बिल्कुल आदिवासी स्टाइल में, जिसको हम आदिवासी बोलते हैं, जो वर्तमान दुनिया से दूर। एक तो क्राइटेरिया ये है। दूसरा, वो लोग जो ज्योग्राफिकली आइसोलेशन है, मतलब जहाँ पे ना सड़क है, ना रेलवे है, ना एयरपोर्ट्स हैं, और वो दुनिया से दूर है, कोई सुख सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच रही हैं, वो लोग एसटी कैटेगरी में आएंगे। उनका डिस्टिंक्ट कल्चर है, जैसे हमने देखा अंडमान आइलैंड्स में, वहाँ के जो आदिवासी हैं वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, उनको मॉडर्न सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं, वो निश्चित रूप से एसटी कैटेगरी में क्लासिफाई होंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसटी के लिए, वो है शाई ऑफ कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज। ये लोग आइसोलेशन में रहते हैं, ये एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, इसलिए आप इनको एसटी कैटेगरी में रख सकते हैं। और पांचवा क्राइटेरिया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड, निर्धन है, आमदनी के साधन नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से जब वो समाज से कट के रह रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, बदल नहीं रहे हैं, एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो निश्चित रूप से इनकम भी नहीं होगी, इसलिए आप उनको एसटी कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये है क्राइटेरिया एसटी का। लेकिन दोस्तों इस बात को समझना होगा कि लेकिन आज की दुनिया में 21वीं शताब्दी में आपने देखा होगा जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहा है इस बात को लेके कि हमें एसटी कैटेगरी में रखा जाए। हरियाणा जैसे विकसित देश राज्य में, राजस्थान जैसे राज्य में भी हमने जाटों का आंदोलन देखा, जिन्होंने कहा आप हमें एसटी में रखिए। अब कहने को उनके पास ट्रैक्टर भी हैं, मोबाइल फोन भी हैं, सड़कें भी हैं, पानी भी है, नहरें भी हैं, सब कुछ है, लग्जरी गाड़ियों में भी चलते हैं, लेकिन उनको एसटी कैटेगरी चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि बाकी कम्युनिटीज जो देश में हैं, उनके पास भी वर्चुअली सारे संसाधन। अगर हम भारत सरकार के आंकड़ों पे जाएं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज जनधन अकाउंट सबके पास है, तो हम ये मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 95-99% लोगों के पास बैंकिंग सर्विसेज है। जब हम ये कह रहे हैं कि हर गांव तक बिजली पहुंच गई, तो मतलब हर घर में बिजली है। जब हम ये कह रहे हैं कि 80% से ज्यादा देश के अंदर नल से जल पहुंच रहा है, मतलब वहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच चुका है, रूरल रोड्स से कनेक्टेड है, मोबाइल फोन ऑलमोस्ट हर गांव तक पहुंच गया। अब दोस्तों सवाल इस बात का होता है कि क्या एसटी कैटेगरी की जो लिस्ट है वो रिवाइज नहीं होनी चाहिए? क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार तो सारे नागरिक बराबर हैं। हाँ, जो लोग अति पिछड़े हुए हैं, जिनको आज तक मौका नहीं मिला, समाज से दूर हैं, उनको एक विशेष सुविधाओं की जरूरत हो, क्योंकि उनकी कल्चरल सिस्टम को बचाना हो, उनकी जरूरतें सामाजिक के साथ साथ आर्थिक जरूरतें या कोई और जरूरतें हों, उनको पूरा करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये बात सही है। आज अंडमान के आदिवासियों को अगर हम कोई हेल्प करते हैं तो मुझे नहीं लगता उस पर किसी को ऐतराज हो। लेकिन अर्बन एरिया में रहने वाले, सारी सुख सुविधाओं का लाभ लेने वाले लोग जब अपने आप को एसटी कैटेगरी में डालने की कोशिश करते हैं, तो इसका कारण क्या है, ये समझना भी दोस्तों बहुत जरूरी है। कारण बहुत सिंपल है। 1947 में जब आजाद हुए, संविधान बना, तब ये कहा गया कि ऐसे आदिवासियों को हम स्पेशल सुविधाएं देंगे, उनका स्पेशल पॉलिटिकल राइट्स होंगे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, उनके लिए बाकी सुख सुविधाएं होंगी, जिससे वो लोग आगे आ सके। मतलब एसटी कैटेगरी से निकल के, मतलब पिछड़ी कैटेगरी से निकल के
वो डेवलप्ड या डेवलपिंग कैटेगरी और उसके डेवलप्ड कैटेगरी में आ जाए, मतलब उनके पास सारी सुख सुविधाएं। लेकिन दोस्तों 1950 के बाद क्या किसी कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी से हटाया गया? ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट और कम्युनिटी को जोड़ा गया। इसका मतलब क्या है? क्या हम ये माने कि देश लगातार बैकवर्ड हो रहा है? अगर हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को हम एसटी में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो ये लॉजिक समझ में आता है कि ज्यादा हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि देश की तरक्की नहीं हो रही, देश बैकवर्ड दिशा में जा रहा है। लेकिन जब हम ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में तरक्की हो रही है, बैकवर्ड नहीं है, हम प्रोग्रेसिव हैं और अगले 25 साल के अंदर हम डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, तो फिर एसटी कैटेगरी में आने का या डिमांड करने का क्राइटेरिया क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक पूर्ण रूप से राजनीतिक है कि शायद हम लोगों को कुछ बैंकिंग सुविधा मिल जाएगी, कुछ लोन मिल जाएगा और कुछ नौकरियां मिल जाएगी। कुल मिला के आर्थिक हितों को ध्यान में रख के एसटी कम्युनिटी में एंट्री की हर समाज की तरफ से कोशिश रही। यह है हकीकत, यही हकीकत है मणिपुर की। जब मेइतेई समाज ने बोला कि आप हमें एसटी कैटेगरी में डालिए, क्योंकि 1931 की जो सेंसस हुई थी, अंग्रेजों ने जो की थी, वो उस समय एसटी कैटेगरी में थी। आज विधानसभा में उनका बहुमत है। इम्फाल जैसे शहर में रहते हैं जो स्टेट कैपिटल है, बिल्कुल बैकवर्ड नहीं है, सारी सुख सुविधाएं हैं। उसके बाद भी आज ये डिमांड करना कि हमें एसटी कैटेगरी में रखा जाए क्योंकि हमारे पूर्वज एसटी में थे, इसके कई मीनिंग। एक तो इसका सबसे बड़ा राजनीतिक मीनिंग, जब बाकियों को रख सकते हो तो हमें क्यों नहीं रख सकते? डिमांड वाजिब। और जब हमें हटा दिया गया या हमारे को आप नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, तो बाकियों को किस बेस पे किया? राजनीतिक दल इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाहते। इसीलिए इस बात को हमें समझना होगा कि एसटी कैटेगरी में किसी भी समाज को डालना जो राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, ये पूर्ण रूप से राजनीतिक एजेंडा है। इसके पीछे और कोई क्राइटेरिया अप्लाई नहीं किया जा रहा है। हकीकत ये है कि अगर हम देखें तो वक्त के साथ ऑलमोस्ट अब 90 से ऊपर साल हो गए, 92 ईयर्स हो गए हैं जिस सेंसस के बेस पे हमने एसटी क्लासिफिकेशन किया था। क्या हम ये कहें कि पिछले 92 साल में, या मैं वर्चुअली कहूं कि एक सेंचुरी में एसटीज में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है? सबकी सब आज उसी स्थिति में है। अगर उनमें डेवलपमेंट हुआ है तो उनको एसटी कैटेगरी से क्यों नहीं निकाला गया? क्योंकि ये एक राजनीतिक निर्णय है और वोट बैंक पॉलिटिक्स में इस राजनीतिक निर्णय को लेने की हिम्मत किसी की नहीं है, ना आज की सरकार की, ना ऑपोजिशन की सरकारों की। तो ये बात हमें माननी पड़ेगी। अब जब आप उनको एसटी कैटेगरी में डालते हैं तो जिनके पास अभी एसटी कैटेगरी के बेनिफिट हैं, उनको लगता है कंपटीशन बढ़ेगा, उनके अवसर कम होंगे। इसीलिए झगड़ा होना वाजिब था। दोनों पक्ष अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा मुद्दा है फॉरेस्ट राइट्स को लेकर। ये बात सही है कि जंगल जरूरी है और जंगल में अगर अफीम की खेती होती है वो गलत है। अब जब सरकार अफीम की खेती को हटाने के लिए वहां से लोगों को जंगल से हटा रही है तो लोगों का ऐतराज है। यहाँ पे मेरा एक निवेदन है भारत सरकार से और राज्य सरकार से और इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट से, आप फॉरेस्ट को एज ए रिसोर्स ट्रीट करिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि फॉरेस्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है और अगर हम ट्राइब्स को प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिखाएं कि किस तरह से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को हार्वेस्ट किया जाता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है ताकि वहां पे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो, बाकी प्लांटेशन डिस्टर्ब नहीं हो, पेड़ ना काटे जाएं, सारा इकोसिस्टम मैनेज करके भी आप व्यापार कर सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग की जा सकती है। उसके लिए कानून बनाए जा सकते हैं। आज आपके पास ड्रोन है, सैटेलाइट है, सारे ऑप्शन आपके पास है। आप मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी होना जरूरी है ताकि फॉरेस्ट में पेड़ ना कटें और अगर पेड़ कटते भी हैं तो उनका रिप्लेसमेंट टाइमली हो।
और ये जिम्मेवारी भी कानून के माध्यम से तय की जा सकती है और जानी चाहिए। जहां तक बात है फॉरेस्ट को रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करना और वहां पे हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोक देना, मुझे लगता है मणिपुर जैसे राज्यों के लिए उचित नहीं होगा जहां 90% के आसपास फॉरेस्ट कवर है। तो अगर लोगों की आजीविका पे हम चोट करेंगे तो लोग जाएंगे कहाँ? अल्टरनेट साधन दिए बगैर अगर हम पॉलिसी इन्फोर्स करते हैं तो रिवोल्ट होना जरूरी है, या निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जिसके घर में खाने को नहीं होगा वो कब तक सरकार की उम्मीद पे जिंदा रहना चाहेगा। ये बात भी हमें समझनी होगी। तो दोस्तों, मणिपुर की जहां तक बात है, हमें इस बात को समझना होगा कि जितने भी आंकड़े आ रहे हैं मणिपुर के या भारत में ट्राइब्स को लेके, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि ट्राइब्स के पास सारी सुख सुविधाएं पहुंच रही हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अपने आप को ट्राइब से बाहर नहीं निकालना चाह। जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताए आज उनके लिए वो वैलिड नहीं है, लेकिन क्योंकि एक बार नाम एसटी में आ गया, उसके बेनिफिट मिलने लगे, चाहे एडमिशन में, कॉलेजेस के एडमिशन में, नौकरियों में या किसी और रूप में, अब उस बेनिफिट को कोई छोड़ना नहीं चाहता। अगर हम क्रीमी लेयर की भी बात करते हैं तो राजनीतिक दल, क्योंकि सबसे ज्यादा सुख सुविधाएं उठाने वाले जो लोग इस देश में हैं वो राजनीतिक दल हैं और सरकारी अधिकारी, और ये दोनों टैक्स पेयर के पैसे पे पूरा लाभ उठाते हैं। अब इनको अगर हम क्रीमी लेयर कहते हैं तो इनको ऐतराज होता है। ये अपने हक के लिए पूरी कम्युनिटी को एसटी में रखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ताकि इनके पर्सनल एजेंडा सर्व होते हैं, पर्सनल बेनिफिट इनको मिलते रहे। हकीकत ये है। और रही बात बाकी चर्चेस की, तो देखिए वो लोग तो इस देश में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे। हमने देखा कन्वर्जन बिल लाने की क्या जरूरत थी अगर इस तरह की हरकतें नहीं होती। अगर हम पॉपी कल्टीवेशन या अफीम कल्टीवेशन होगी तो वो देश के लिए उचित नहीं है, सरकारों को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी, ये भी हमें पता है। लेकिन दोस्तों, कुल मिला के आज स्थिति ये हो गई है कि मणिपुर की जो प्रॉब्लम है वो आज ज्यादातर पॉलिटिकल है। लेकिन मणिपुर को अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो क्या वक्त नहीं आ गया है कि पूरा एसटी डेफिनेशन को रिव्यू किया जाए? सुप्रीम कोर्ट हर चीज पे मानदंड देता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आ सकती? जब मणिपुर की हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट, मणिपुर के मुद्दे पे जब चर्चा हो रही है, तो एसटी की डेफिनेशन को लेके क्राइटेरिया क्यों नहीं बन सकता? और कौन सी कम्युनिटीज एसटी में रहेंगी और कौन सी नहीं रहेंगी, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई मानदंड तय करेगा जब मणिपुर की हियरिंग हो रही होगी? क्योंकि झगड़े की जड़ तो वहीं से शुरू हुई। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में ये महत्वपूर्ण मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि जिस तरह से ग्राउंड रियलिटी है, और जैसा मैंने कहा कि इस तरह का जो हिंसा होती है ये ओवरनाइट नहीं होती, इसमें कई प्लेयर होते हैं और कई सालों की एक ये कहूं कि मनमुटाव की गुंजाइश होती है, और उसमें राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकते हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। अब स्थिति यह है कि आने वाले समय में जब वहां पे आर्मी फ्लैग मार्च कर रही है, और जब तक दोनों कम्युनिटीज को ये बात नहीं समझ में आएगी कि मिल बैठ के रहने से ही दोनों का भला है, लड़ने से हमेशा पूरी जिंदगी वो और आने वाले उनका भविष्य हमेशा टेंशन में रहेगा, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ समझदार लोगों को सामने आना होगा, दोनों कम्युनिटी की तरफ से या तीनों को, जो भी इन्वॉल्व है, और एक अमन शांति की बात उनको अंदर से उठानी होगी। नहीं तो आज जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका कैरियर खराब, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी जिंदगी खराब, और ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे दंगे के कारण जो फुटपाथ पे आ गए होंगे, जिनका बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ होगा। मणिपुर अपने लिए, मणिपुर की जनता अपनी भलाई के लिए इस हिंसा को रोके, क्योंकि नुकसान उन्हीं का हो रहा है, उन्हीं के घर जल रहे हैं, उन्हीं का राज्य जल रहा है, किसी और राज्य में नहीं हो रहा है। तो ये कौन सी समझदारी है कि अपना ही घर जलाया जाए क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है? अल्टीमेटली रहना तो आपको उसी घर में। अगर हम इस बात को नहीं समझे तो अंत दुखद होगा, बहुत नुकसान होगा।
तो उम्मीद है दोस्तों, मैं आप सबकी तरफ से मणिपुर की जनता से निवेदन करूंगा कि हिंसा को रोकें, और जब तक आप लोग खुद आपस में नहीं बैठेंगे, सरकारें और बाहर के लोग बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। मीडिएशन हो सकता है, लेकिन तैयार आपको होना होगा। उम्मीद है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर उम्मीद है कि आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए वंदे मातरम।